बड़ी आपा किस नंबर 2। वो साल भर के बाद आ रही थी। इम्तिहान पास कर चुकी थी। फिर वही शेखियाँ बिगाड़ेंगी। मैं तो रात भर सोती नहीं थी। पढ़ते पढ़ते गर्दन अकड़ जाती थी। जब इम्तिहान दिया तो बुखार चढ़ा हुआ था, मगर मैं भी खूब जुटलाऊंगी इस दफ़ा। इस एक साल में मैं भी खासी समझदार हो गई थी। शाम को आपा आ गई। हम खूब लिपट टिपट कर मिले। फिर जो बातें शुरू हुई तो रात के 2 बज गए। यकायक आपा ने एक अजीब सा सवाल किया। जो तस्वीर भैया ने मुझे भेजी थी, इसमें एक अजनबी लड़का भी था। कौन है भला वो? कोई दोस्त है उनका, मैंने बेपरवाही से कहा। वो तो मुझे भी पता है, नाम क्यों नहीं बताती उसका? रफ़ीक है उसका नाम, मैंने कहा। नाम तो बड़ा अच्छा है और वैसे खुद भी अच्छा है ना? है ना? मुझे क्या मालूम होगा, मैंने मुंह बनाकर कहा। मुझे आपा की ये तारीफ बड़ी नागवार लगी। मैंने दूसरी तरफ करवट बदल ली। क्यों, नींद आ गई है क्या? वो बोली। हाँ। पापा ने इसे देखा, बातें की। कमरे में मैं और भैया भी बैठे थे, मगर क्या मजाल जो आपा ने किसी और से एक बात भी की हो। रफ़ीक के पीछे इस तरह पड़ी कि उसके नाक में दम कर दिया। आपा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और रफ़ीक का चेहरा उतरा हुआ था। सोफे में घुसा जा रहा था। बार बार गुफ्तगू का रुख पलटता था कि छुटकारा मिले। उधर मैं बेचैन हो रही थी। आखिर आपा का मतलब क्या है इस किस्म के सवालों से? भैया से कब वाकफियत हुई थी? घर में आना जाना कब से हुआ? ये लड़की मेरी तरफ इशारे करके तुम्हें सताती तो नहीं? अच्छी लड़की है ना? तुम बड़े शर्मीले हो। क्यों हो इतने शर्मीले? इसके बाद आपा का ज़्यादा वक्त आईने के सामने गुजरने लगा। सुबह ही से शाम के लिए कपड़े चुन लिए जाते। शाम को सैर से 2 ढाई घंटे पहले मेकअप शुरू हो जाता। रफ़ीक भी पहले से ज़्यादा बन सवर कर आने लगा। बिखरे हुए बाल संवरने लगे। टाई भी कोट के रंग के मुताबिक हुआ करती थी। या शायद ये तब्दीली मुझे ही महसूस होती थी, क्योंकि आपा इन दिनों मुझे ज़हर दिखाई देती थी। बात बात पर रफ़ीक, हर बात पर उसी का नाम। जब वो आ जाता तो गोया आपा की जान में जान आ जाती। ऐसी गर्विदा होती कि किसी तीसरे का ख्याल ना रहता। रफ़ीक बहुत शर्माता, बातें करते करते मेरी तरफ ज़दीदा निगाहों से देखता, गोया शिकायत करता कि देख लो। आपस से मैं बेहद मोहब्बत करती थी। हम बहन भाइयों में से वो सबसे बड़ी थी। मुझ में और इनमें कोई 6 साल का फ़र्क था। वैसे भी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मगर जब वो रफ़ीक का ज़िक्र करती या उससे बातें करती तो मैं दीवानी सी हो जाती। बतेरा दिल को समझाती कि ये उसे कहीं लेकर भागने से तो नहीं, कुछ दिनों के लिए आई हैं फिर चली जाएंगी। और फिर रफ़ीक कौन सा मेरा हो गया था? फ़कत यही था कि मुझे इससे दिलचस्पी थी, जैसा कि इसकी बातें ज़ाहिर करती थीं। इसे भी मुझसे कुछ न कुछ उन्स ज़रूर था। ना तो कभी उसने इज़हार किया और ना मैंने। बस इतनी सी बात पर हर वक्त का चिढ़ना और इस कदर हसद। सारा कसूर आपा का थोड़ा ही था। वो भी कहाँ का भोला था। आखिर हर रोज़ यूं ही बन ठन कर क्यों आता था? एक रोज़ आपा ने उसकी टाई पकड़कर खींच ली और मुस्कुरा कर बोली, शरीर कहीं के, हर रोज़ गुलाबी रंग की टाई लगाकर आते हो। जानते हो ना कि मेरे पास गुलाबी रंग की ऐसी फूलों वाली कोई साड़ी नहीं है। मैं जल ही तो गई। गोया इसका मतलब ये है कि जैसी साड़ी आपा की हो वैसी ही टाई रफ़ीक की होनी चाहिए। सुभान अल्लाह! क्या निराली मंतक है। और रफ़ीक भी बस मोम की नाक था। अगले रोज़ से उसने वो टाई लगानी छोड़ दी। ये मर्द एवरेस्ट पर चढ़ जाए, समुद्र की तह तक पहुँच जाए, वह कैसे ही नामुमकिन काम क्यों न कर लें, मगर औरत को कभी नहीं समझ सकते। बाज़ औक़ात ऐसे हमखाना हरकतें कर बैठते हैं कि अच्छी भली मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो जाती है और फिर औरत का दिल एक ठेस लगी और बस गया। जानते हैं ना कि हसद और रश्क तो औरत की सरतश में है। अपनी तरफ से बड़े चालाक बनते हैं, मगर मर्द के दिल को औरत एक ही नज़र में भांप जाती है। और फिर रफ़ीक जैसा पगला तो कोई भी ना होगा। मैंने 1000 बार इशारतन जिक्र किया, कि मर्तबा तो साफ साफ कह दिया कि मुझे ये चौंचले नहीं भाते, मगर इसके कान पर जूं तक न रेंगी। एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही थी। भैया ने प्रोग्राम बनाया कि शाम को फिल्म देखने जाएं। रफ़ीक को भी बुलाया। दोपहर का वक्त हो गया कि आपा मेरे कमरे में दौड़ी दौड़ी आईं। तेरे पास कोई काली साड़ी है? उन्होंने पूछा। उस रंग की क्या? मैंने वार्डरोब में रखी हुई एक गहरे चॉकलेट रंग की साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसी नहीं, बिल्कुल स्याह, जैसे मेरे बाल हैं, जैसा डिनर सूट होता है। डिनर सूट का जिक्र मैं इस निराली तशबीह पर हैरान रह गई। आखिर थोड़ी देर की उलट पलट के बाद एक सिल्क की स्याह साड़ी निकाल दी। उनकी बाछें खिल गईं। बस ठीक है, स्याह जूते तो मेरे पास हैं। वो भागकर कमरे से निकल गईं। शाम हुई। मैंने एक सादा सी सफ़ेद साड़ी पहन ली। आपा अपने कमरे से निकली। सर से लेकर पाँव तक स्याह बालों में मलबूस, सफ़ेद चेहरा काले लिबास में चांद की तरह चमक रहा था।
आहा आपा आज कितनी प्यारी मालूम हो रही हैं, चश्मे बदूर। चल झूठी कहीं की, देख तो सही, इधर आ भला। मुझे पकड़ कर आईने के सामने ले गई। ले देख तो, इस सादी साड़ी में भी मुझसे 1000 दर्जे अच्छी है। वो बोली। हाँ कच्ची हूँ, आप तो मुझे बना रही हैं बस। भला कहाँ मैं और कहाँ आप। रात के कमरे से भैया के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। मैं तो आजिज़ आ गया इससे। ये रफीक भी अजीब लड़का है, देखो तो सही अब तक नहीं पहुँचा। क्या अब तक नहीं आया वो? आपा ने प्यार भरे लहजे में पूछा। अब कब तक इंतज़ार करेंगे, चलिए आपा अब खुद ही सिनेमा पहुँच जाइएगा। भैया ने कहा। हमने घड़ी देखी, वक्त बहुत थोड़ा रह गया था। अगरचे आपा मुशर्रफ थी कि रफीक का इंतज़ार किया जाए, मगर भैया ना माने। हम सब कार में जा बैठे। भैया ने मुझे आगे बिठा लिया और नन्ना और आपा पीछे बैठ के। थोड़ी ही दूर होंगे कि जगह भैया ने ज़ोर से आवाज़ दी। रफीक इधर आओ, ज़रा जल्दी आओ। नन्ना तो आगे बैठ जा। आपा ने कहा। इधर आ जाओ रफीक। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रफीक स्याह सूट पहने हुए था, बिल्कुल स्याह रंग का कोट, वैसे ही वो, वैसा ही जूता। भैया ने नन्ना को आगे बिठा लिया और वो पीछे जा बैठा। मुझे आग लग गई। अब मैं समझी कि आपा ने स्याह साड़ी क्यों पहनी थी और रफीक कितना मकार निकला। आज तक हमारे यहाँ कभी स्याह सूट पहनकर नहीं आया। ज़रूर आपा ने फरमाइश की होगी। मैंने दोबारा रफीक की तरफ देखा। स्याह सूट में वो आंखों में खूब आ जा रहा था। सिनेमा पहुंचे। आपा ने सिरे की सीट पर रफीक को बिठाया और खुद साथ बैठ गई। उनके बराबर नन्ना बैठ गया। अब मेरी बारी थी। मैंने एक सीट छोड़ दी भैया के लिए। आप इतनी दूर? रफीक बोला। मैंने कोई जवाब न दिया। मुझे पता ही नहीं कि क्या फिल्म थी, भैया क्या कह रहे थे और आपा क्या कह रही थी। कुछ अजीब मदहम सी आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी। सर चकरा रहा था। आंखों के सामने स्याही और सफ़ेदी के चंद बेढंगे से धब्बे नाच रहे थे। मैं फूंक रही थी, फकत मेरे आंसू नहीं निकले, बाकी मेरे रोने में कोई कसर नहीं रही। आपा और रफीक हंस हंस कर मुझे मारे डालते थे। फिल्म खत्म होगी और मुझे पता भी न चला। भैया ने मेरा बाजू पकड़कर हिलाया। चलो, अरे ये क्या ऊँग रही हो? मैं उठ खड़ी हुई। भैया और आपा पीछे पीछे आ रहे थे। मैं अगली सीट पर बैठ गई थी। अब तो मैं कार चलाऊंगा, रफीक ने मेरे बराबर बैठते हुए कहा। आप पीछे बैठे, मैंने एक तरफ हटते हुए कहा। क्यों? वो हैरान रह गया। बस यूं ही, आप वहाँ बैठे हुए अच्छे लगते हैं। क्या मतलब है आपका? वो हैरान सा रह गया। आप वहाँ बैठे आपा के साथ। मैंने मुंह फेर लिया। वो और आपा पीछे बैठ गए। रास्ते में वो फिल्म पर तनकीद करते रहे, मगर मैं चुप थी। शायद अगर बोलने की कोशिश करती तो भी ना बोल सकती। मैं सारी रात रोती रही। कितने बेकार होते हैं ये मर्द, इनके नज़दीक ए दिल की कोई अहमियत नहीं होती। रो रो कर मैंने अपना तकिया भिगो लिया। सुबह होगी और मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिल तलु हुआ, जिस रोज मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। भैया कॉलेज में थे और आपा की सहेली के पास चली गई। अम्मी ऊपर थी और नन्ना मेरे पास था। दरवाज़ा खुला और रफीक अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा इतना संजीदा था कि किसी हद तक डरावना मालूम हो रहा था। वो कुछ खटका, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो भैया की अलालत वाली रात को शर्मा सा गया था। ज़रा इधर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या है? मुझे आपसे कुछ कहना है। आपको जो कुछ कहना है यही कह दीजिए, मैंने गुस्से से कहा। तो आप नहीं सुनेंगे? उसने पूछा। कह जो रही हूँ कि आपको जो कुछ कहना है यही कह दीजिए। अच्छा, आपको मेरी बातें नागवार लगती हैं? नागवार लगती हैं? नागवार लगती हैं, मैंने झिला कर कहा। भला मुझे किसी की बातें क्यों नागवार मालूम हूँ? कोई कुछ कहे, मुझे क्या? वो कुछ देर खामोश रहा, गोया सोचता था कि अब क्या कहूँ। मैं आपको हमेशा गलत समझता रहा, मगर मैंने तो कभी ऐसा इशारा नहीं किया जिससे आपको गलतफहमी होती। बाकी आपने कभी कोई इशारा नहीं किया, मगर ये मेरी हमाकत थी जो मैंने यूँ समझा और अब तक समझता रहा। मैं अब आपको कभी तकलीफ न दूंगा, आपकी मर्जी। मैंने कब आपसे इल्तिजा की थी? उसने अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखा, गोया कह रहा हो कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज न थी। उसके चेहरे पर कर्व था, बेचैनी थी। बहुत अच्छा, आपने वक्त से पहले बता दिया कि आपकी नज़रों में मेरी क्या वक़्त है। उसने अपने सर को जुम्बिश दी। उसके लबों पर एक भयानक सी मुस्कुराहट थी। मैंने खुदा हाफिज़ भी नहीं कहा। वो चल दिया, सर झुकाए हुए। उसने पर्दा उठाया और बगैर मेरी तरफ देखे कमरे से निकल गया। पर्दा हिल रहा था। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी किस्मत पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ गया हो। जी में आया कि इसे आवाज़ देकर बुला लूँ, मगर मेरी जुबान ना हिल सकी। हलक खुश्क हो गया। मैं कूच पर गिर पड़ी। जी चाहता था कि खूब फूट फूट कर रोऊं चिल्लाऊं, मगर बावजूद इंतहाई कोशिश के एक आंसू भी आंखों से ना निकला। मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया था। इसके बाद क्या हुआ? आपा दूसरे हफ्ते वापस चली गई। इतने दिन हो गए इस वाक़ये को, मगर फिर कभी रफ़ीक हमारे यहाँ नहीं आया। खुदा जाने भैया से क्या बहाना किया होगा। फिर एक दिन सुना कि वो कहीं चला गया। ना उसका कोई ख़त आया, ना कोई खबर। मेरे दिल में एक पछतावा रह गया और सारी उम्र रहेगा।
کاش کہ میں اس کی بات سن لیتی جسے سنانے کے لیے وہ اتنا بےتاب تھا۔ خدا جانے وہ اس روز محبت کا پیغام لے کر آیا تھا یا میری غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا۔ پھر سال کے اندر اندر ہی آپا کی ہمارے ایک رشتہ دار سے شادی ہوگی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ میرے اس المیہ کا باعث میری کمزوری تھی یا بڑی آپا اس ممبے کو آج تک حل نہ کر سکی، مگر اس کا وہ فکرہ کہ مجھے ٹھکرانے والی آپ پہلی ہستی نہیں ہیں مجھے مرتے دم تک یاد رہے گا۔